कल हम पढ़ रहे थे काजेज ऑफ रिवॉल्ट और काजेज ऑफ डिसकॉन्टेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, यानी विद्रोह के कारण और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष के कारण। डिसकॉन्टेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष के सबसे मुख्य कारण क्या रहे? तो पहला कारण था इंपीरियलिस्ट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर, यानी ब्रिटिश प्रशासकों की साम्राज्यवादी नीति। और इस साम्राज्यवादी नीति में सबसे बड़ी भूमिका थी, नंबर 1 था सब्सिडियरी अलायंस, यानी सहायक संधि, उसकी जो टर्म्स थी वो हम कल बता चुके हैं। और दूसरी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये पॉलिसी थी लॉर्ड डलहौजी की। तो क्या हुआ इस पॉलिसी के कारण? जो लॉर्ड डलहौजी का जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी हड़पने की नीति, अपहरण की नीति, लॉर्ड डलहौजी का लैप्स का सिद्धांत, इसका रिजल्ट क्या आया और क्या इसके इफेक्ट हुए? तो पहला इफेक्ट था एबोलाइशन ऑफ पेंशन एंड टाइटल्स, यानी पेंशन और उपाधियों की समाप्ति हो गई। इसके कारण डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण। लॉर्ड डलहौजी डिनाइड द पेंशन एंड टाइटल्स ऑफ मैनी इंडियन रूलर्स टू देयर हेयर्स, लॉर्ड डलहौजी ने अनेक शासकों की पेंशन और उपाधियों को समाप्त कर दिया, यानी कि उनके उत्तराधिकारियों का भी उस पर अधिकार नहीं रहा। इंडियन रूलर्स टू देयर हेयर्स, हेयर्स का मतलब होता है वारिस, यानी उनकी उपाधियों और उनकी पेंशनों पर उनके उत्तराधिकारियों का कोई भी अधिकार नहीं रहा। हेयर्स, वारिस। द टाइटल्स एंड पेंशन ऑफ रूलर्स ऑफ कर्नाटका एंड तंजौर वर abolished and Nana Sahib, the adopted son of Bajirao II, the last Peshwa, was denied the title and pension of Peshwa after Bajirao deaths। आइए शुरू से दिख करते हैं इसको। The title and pension of rulers of Karnataka and तंजौर, तंजौर और कर्नाटक के शासकों की जो पेंशन थी उसको समाप्त कर दिया। जो भी पेंशन और उपाधि उनको मिले हुए थे उसको समाप्त कर दिया। नाना साहिब, जो पेशवा बाजीराव सेकंड का दत्तक पुत्र था, यानी गोद लिया हुआ पुत्र था, उसको भी पेंशन और उसकी जो पदवी थी पेशवा की उसको समाप्त कर दिया। सो नाना साहिब बिकेम द सॉवरन इनेमी ऑफ ब्रिटिश, इसलिए नाना साहब थे वो ब्रिटिश शासन के घोर विरोधी बन गए। सॉवरन इनेमी ऑफ ब्रिटिश एंड वो टू रिवेंज ऑन द ब्रिटिश विद द हेल्प ऑफ अदर एंटी ब्रिटिश पावर, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश विरोधी जो भी शक्तियां थी उनके साथ साठगांठ करके और ब्रिटिश शक्तियों के विरुद्ध लड़ने का निश्चय कर लिया। तो पहला कारण यही था लॉर्ड डलहौजी के जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि उसने उपाधि और पेंशनों को बिल्कुल समाप्त कर दिया। जैसे कर्नाटक और तंजौर के शासक थे उनकी सभी पेंशन बंद कर दी गई। जो भी वारिस थे जिनके पुत्र नहीं था, जिन्होंने दत्तक पुत्र गोद ले रखे थे, जैसे कि नाना साहिब, झांसी की रानी, इन सभी को इनके वारिस से वंचित कर दिया गया। हालांकि जो टॉपिक है झांसी का वो बाद में सुनेंगे हम। डिसरेस्पेक्ट टू द मुगल एम्परर, मुगल बादशाहों का अपमान, यानी मुगल सम्राट के प्रति असम्मानजनक व्यवहार। द ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स द मुगल एम्परर बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह जफर सेकंड है ये, वाज डिसरेस्पेक्टफुल, यानी कि बहुत अपमानजनक व्यवहार था उसके खिलाफ। ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स, द कस्टम ऑफ प्रेजेंटिंग गिफ्ट्स टू द मुगल एम्परर वाज स्टॉप्ड। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में मुगल बादशाह को जो भेंट और उपहार दी जाती थी वो सभी रोक दी गई। एंड लेटर हिज नेम वाज रिमूव्ड फ्रॉम कॉइन्स, और बाद में उसका नाम भी सिक्कों पर से हटा दिया गया।
गवर्नर जनरल लॉर्ड एलिनब्रो and Lord Dalhousie even chalked out of plans to deprive the emperor of his royal place. गवर्नर जनरल लॉर्ड एलिनब्रो और लॉर्ड डलहौजी ने तो सम्राट को किन चीज़ों से वंचित करने के लिए सोच लिया था? एम्परर ऑफ हिज रॉयल प्लेस, उसके राजमहल से, फोर्ट से, एंड टाइटल ऑफ किंगशिप, यानी उसका राजत्व ही छीनने की कोशिश कर ली थी। Consequently, Bahadur Shah Jafar became anti-British in his subject, especially the Muslim who held him in high esteem, got ready to avenge themselves on British ruler. परिणाम स्वरूप जो उसकी प्रजा थी मुसलमान, जो उसका बहुत ज़्यादा आदर करते थे, वो भी अपने सम्राट का बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। यानी मुग़ल बादशाह का, जो दिल्ली के बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, उसका बहुत बड़ा अपमान किया। इवन उसे लास्ट में तो बंदी बना करके, जो रिवोल्ट में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी, जो भी रिवोल्यूशनरी थे, उन्होंने बादशाह को अपना सर्वोच्च नेता मान लिया था। और इधर अंत में जब ये रिवोल्यूशन समाप्त हुआ तो उसके बाद बहादुर शाह जफर को बंदी बना करके रंगून भेज देते हैं, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। ब्लो टू द इंटरेस्ट ऑफ एरिस्टोक्रेसी, उच्च प्रशासनिक वर्ग के जो अधिकारी थे उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। एज ए रिजल्ट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नेटिव स्टेट्स, देसी राज्यों के नष्ट होने का जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ, courts, the persons who had been manning high jobs and position in these states were thrown out and deprived of their means of livelihood. इन राज्यों में, देसी राज्यों में जो अधिकारी जॉब करते थे, जिनकी हाई पोजीशन यानी उच्च वर्ग जिनको मिला हुआ था, वो भी अपनी सभी जो उनको वेतन मिलता था वो अपनी जॉब से वंचित कर दिए गए। द इंडियन रूलर्स वर द पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, भारतीय शासक कला और साहित्य के सदा से ही संरक्षक रहे थे। दे सपोर्टेड स्कॉलर्स, वो विद्वानों का सम्मान करते थे। रिलीजियस प्रीचर्स, जो धार्मिक प्रचारक वर्ग था उसका भी सम्मान करते थे। फकीर आदि लोगों का भी सम्मान करते थे, यानी उनको पूरा सम्मान देते थे। विद द डेक्लाइन ऑफ नेटिव स्टेट, इनका भी जो देसी राज्यों के पतन के साथ ही इनकी भी आजीविका छीन सी गई। दिस पैट्रोनेज टू केम टू एन एंड, और इनका अंत हो गया। कंसिक्वेंटली द कंडीशन ऑफ दिस क्लास बिकेम पैथिक विच लेड टू ग्रोथ ऑफ एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट इन दिस क्लास, और इसके कारण क्या हुआ, उनमें उस वर्ग में भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध था वो विद्रोह बढ़ने लगा। यानी वो भी अपनी साठगांठ जो ब्रिटिश शासन की विरोधी शक्तियां थी उनके साथ करने लग गई। एलियन नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, शासन का विदेशी स्वरूप। द नेचर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वाज द एलियन, ब्रिटिश शासन का जो स्वरूप था वो भारत में विदेशी था। इंडिया वाज बीइंग गवर्न्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर थाउजेंड ऑफ माइल अवे इन लंदन, भारत का शासन किससे चलाया जाता था? हजारों मील लंदन में बैठे उन प्रशासकों द्वारा चलाया जाता था जिनको भारतीय कस्टम्स के बारे में बिल्कुल ही ज्ञान नहीं था। यानी बिल्कुल वो इग्नोर थे कि वहाँ पे किस कैटेगरी, किस क्लास और किस कम्युनिटी के लोग वहाँ पे रहते हैं, कैसे उनको शासक वर्ग के जो लोग हैं वो संरक्षण देते हैं। दी हाई पोस्ट इन मिलिट्री एज वेल एज द सिविल सर्विस वर मोनोपोलाइज्ड बाय द ब्रिटिश, और भारत की प्रशासनिक संस्थाओं, परंपराओं और जो मान्यताएं थी उनके बारे में उन अधिकारियों को बिल्कुल ज्ञान नहीं था। सैनिक और असैनिक सेवाओं के उच्च पदों पर अंग्रेजों का अधिकार था। ऑल दी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वर ब्रिटिश, और
भारत के लिए कानून निर्माण करने वाली संस्था के सभी सदस्य भी अंग्रेज थे। They force law on Indian without caring their feelings and sentiments। इसलिए उन्होंने भारतीयों की इच्छाओं और भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझा, उन पर जबरदस्ती कानून यहाँ पे थोपे। It further inflamed the anger of Indian masses against the British administration। और इसका रिजल्ट क्या आया? अंत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह बहुत तेज गति से बढ़ने लगा। और ये एक महत्वपूर्ण घटना है, एनेक्शन ऑफ अवध, अवध का विलय। क्वेश्चन भी हमारा 8 मार्क्स का, कैसे हुआ अवध का विलय? दी नवाब ऑफ अवध हैड बीन लॉयल टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम वेरी बिगनिंग। अवध का नवाब था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति सदा से ही स्वामी भक्त रहा था। बट दी लॉयल्टी ऑफ अवध वॉज नॉट सिग्निफिकेंट टू लॉर्ड डलहौजी इंपीरियलिस्ट एम्बिशंस। लेकिन जो लॉर्ड की स्वामी भक्ति थी वो लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति के कारण उसका कोई मायना नहीं रहा। अवध कुड नॉट बी अनेक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एज वाजिद अली शाह। देन नवाब ऑफ अवध हैड सेवरल सक्सेस। अवध को यानी कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था उसके अनुसार भी ईस्ट इंडिया कंपनी में नहीं मिलाया जा सकता था, क्योंकि उसका सिद्धांत क्या था कि जिस राजा के दत्तक पुत्र यानी कि उसके कोई वारिस नहीं थे उनका शासन ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया जा सकता था। लेकिन अवध के नवाब के तो बहुत सारे सक्सेस थे, उसका खुद का भी पुत्र था ब्रिजिश कादर। दी नवाब ऑफ अवध हैड द एक्सेप्ट ऑफ सब्सिडरी अलायंस ऑन नवंबर 10, 1801। और अवध के नवाब ने सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि को भी व्यवस्था पूर्वक 1801 में स्वीकार कर लिया था। जो भी टर्म्स थी सब्सिडरी अलायंस की उनको भी नवाब वाजिद अली शाह पूरी तरह इम्प्लीमेंट करता था। दी नवाब वुड डिसबैंड हिज आर्म्ड फोर्स, जैसा कि सहायक संधि की शर्त थी, नवाब ने अपनी आर्म्ड फोर्स को भंग कर दिया था। ही वुड अलाउ द स्टेशनिंग ऑफ ब्रिटिश कॉन्टिनेंट्स इन किंगडम, और उसने ब्रिटिश रेजिडेंट को भी भारतीय दरबार में यानी उसके दरबार में स्वीकार कर लिया था। ही वुड कैरी ऑन हिज एडमिनिस्ट्रेशन विद द एडवाइस ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट, और वो ब्रिटिश रेजिडेंट की परमिशन से ही अपना शासन चला रहा था। इसका रिजल्ट क्या आया? बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ हिज आर्म्ड फोर्स इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर नवाब टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज स्टेट। इसका कारण क्या हुआ कि जब नवाब ने अपनी सेना को भंग कर दिया और सहायक जो सब्सिडरी अलायंस के अनुसार जो एक सेना रखनी पड़ती थी, उस सेना में जो लोग थे वो बहुत कम थे, जिसके कारण अवध एक बहुत बड़ा प्रांत था। यानी आज के उत्तर प्रदेश को ही अवध कहा जाता था उस समय बहुत बड़ा एरिया था ये लगभग। तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना बहुत कठिन हो गया नवाब के लिए। Constantly he started losing his control over rebel chiefs and तालुकदार, and his dependence on British started increasing day by day। और उसका विद्रोही मुखियाओं और तालुकदारों पर उसका नियंत्रण समाप्त हो गया और वो पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ऑफिशियल अथॉरिटी थी उस पर डिपेंड हो गया। इनफैक्ट द इंग्लिश वर वेरी ईगर टू ब्रिंग अवध अंडर ब्रिटिश रूल, और अंग्रेज वास्तव में ही अवध को शुरू से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। दे थॉट दैट सॉइल ऑफ अवध वाज मच टू सुइटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो एंड कॉटन। उनका विचार था कि अवध की जो भूमि है वो नील और कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। दे कुड डेवलप दिस एरिया इनटू द प्रिंसिपल मार्केट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, और वो इस एरिया को उत्तर भारत के लिए एक विस्तृत बाजार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। इट इज़ वर्थ मैंशनिंग दैट ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड ऑल द मेजर एरियाज सच एज मराठा लैंड्स। यह भी सर्वमान्य यानी कि हम जानते हैं कि उस समय तक ब्रिटिश साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे एरिया को जीत लिया था।
जैसा कि मराठा लैंड्स, दोआब, कर्नाटका, पंजाब, बंगाल आदि। यानी 1850 से पहले इनको जीत लिया था। नाउ देयर ग्रीडी आइज वर फिक्स्ड ऑन अवध, और अब उनकी लालची आंखें थी वो अवध पर टिकी हुई थी। नोन एज द ग्लोरी ऑफ इंडिया इन दीज डेज, दोज डेज, उस समय अवध को उत्तर भारत की शान कहा जाता था। लॉर्ड डलहौजी वॉज ए ग्रेट कॉन्फिडेंस हैड रिमार्क्ड अबाउट द किंगडम ऑफ अवध इन 1851, और लॉर्ड डलहौजी ने बड़े विश्वास पूर्वक 1851 में कहा था दैट दिस चेरी विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, कि एक दिन यह चेरी फल हमारे मुंह में आकर अवश्य गिरेगा। जस्ट 5 years आफ्टर मेकिंग हिज रिमार्क्स, और उसके कहने के 5 साल बाद ही अनेक्स्ड अवध इनटू ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑल्सो दी नवाब और बीइंग अनपॉपुलर अमोंग द मासेस। उसने यह कहकर ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को मिला दिया कि नवाब की जो जनमानस में छवि थी वो खराब हो चुकी है। जैसा कि एक इंसिडेंट हम पहले बता चुके हैं कि लॉ एंड ऑर्डर वो कंट्रोल से बाहर हो गया था, यानी पूरी तरह से शांति व्यवस्था भंग हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ा तो वो खुद ही इसको अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। नवाब वाजिद अली शाह वाज सेंट टू कोलकाता एन एनुअल पेंशन ऑफ Rs 12 लाख, और नवाब वाजिद अली शाह को 12 लाख की पेंशन पर ईयर के अनुसार देने की घोषणा करके उसे कोलकाता भेज दिया गया, अवध से कोलकाता। थाउजेंड ऑफ कॉर्टियर्स, नोबल्स एंड ऑफिशियल वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर जॉब्स, और इसके कारण बहुत सारे दरबारी, अभिजात वर्ग और जो अथॉरिटी थी उनकी जॉब जाती रही। इस विलय के कारण द जागीर ऑफ अबाउट 21,000 तालुकदार वन कॉन्फिस्केटेड बाय द ब्रिटिश, और 21,000 तालुकारों की जो जागीरें थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब्त कर ली। द ब्रिटिश आर्टिसियन, म्यूजिशियन, डांसर, पोइट्स, ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स अटैच्ड टू द कोर्ट एंड द नोबेलिटी वर फोर्स्ड टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नवाब का प्रशासन भंग कर दिए जाने से हजारों की संख्या में दरबारी, अधिकारी, अभिजात वर्ग यानी कलाकार, चित्रकार, संगीतकार, नाचने वाले, व्यापारी, दुकानदार, जो सब मुगल कोर्ट से जुड़े हुए थे उन सब की जॉब जाती रही, यानी कि बहुत बड़ा वर्ग था और डिसएम्प्लॉयमेंट हो गया, और ये सभी ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध हो गए। This occasion of British that Nawab Wajid Ali Shah was not popular among the subjects was far off from truth। ब्रिटिश सरकार का यह आरोप कि नवाब वाजिद अली शाह लोकप्रिय नहीं था, यह सत्य से बहुत दूर था, क्योंकि जब उसके साथ इतना बड़ा वर्ग था तो ये तो नहीं कहा जा सकता था कि वो मास में अनपॉपुलर थे। देयर इज़ नो डाउट दैट पीपल ऑफ अवध लव्ड देयर नवाब, इस बात में कोई शक नहीं कि अवध के जो लोग थे वो नवाब को बहुत ज़्यादा चाहते थे, यानी प्यार करते थे। वी केम टू नो फ्रॉम द अवेलेबल सोर्सेज दैट व्हेन द नवाब वाज डिस्पार्टिंग फ्रॉम लखनऊ, उपलब्ध साक्ष्यों से पता चलता है कि जिस समय नवाब लखनऊ से जा रहे थे, ए लार्ज नंबर ऑफ हिज सब्जेक्ट फॉलोड हिम ऑल द वे टू कानपुर क्राइंग इनकॉन्सलेबली। हजारों लाखों की संख्या में लोग रोते हुए लखनऊ से कानपुर तक उनके साथ गए हैं। द एक्जाइल ऑफ नवाब वाजिद अली शाह नॉट ओनली मेड हिज सब्जेक्ट्स अनहैप्पी एंड फुल ऑफ ग्रीफ, बट दे फेल्ट देमसेल्फ ह्यूमिलेटेड ऑल्सो। नवाब वाजिद अली शाह के निष्कासन से अवध की जनता न केवल दुखी थी बल्कि वो अपने आप को अपमानित भी महसूस कर रही थी। द लाइफ वाज गॉन, जब वो कह रहे थे कि द लाइफ वाज गॉन आउट ऑफ बॉडी, नवाब जब जा चुके थे तो एक प्रेक्षक ने टिप्पणी की है कि जैसे द लाइफ वाज गॉन आउट ऑफ बॉडी, जैसे देह से जान निकल चुकी है, एंड द बॉडी ऑफ हिज टाउन हैड बीन
लेफ्ट लाइफलेस, और शहर की काया थी वो भी बेजान हो गई है। देयर वॉज नो स्ट्रीट और मार्केट एंड हाउस विच डिड नॉट वेल आउट ऑफ क्राई ऑन एग्नी इन द सेपरेशन ऑफ जान ए आलम। कोई सड़क, कोई बाजार, कोई घर ऐसा नहीं था जहाँ से जान ए आलम से बिछड़ने का विलाप न हो रहा हो। अनडाउटली द अनेक्शन ऑफ अवध कास्ट मैनी अनहैप्पी रिजल्ट्स। निसंदेह अवध के ब्रिटिश साम्राज्य के विलय ने दुखद परिणाम दिए अवध की जनता को। और इसका रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ऑफ दिस एनेक्शन इन फ्रॉम द रिवोल्ट ऑफ 1857, और इसका दुष्परिणाम भुगता उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में।